स्वागत है आपका इस चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप अकाउंटेंसी पर बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि केवल एक सब्जेक्ट पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि वर्ष भर सभी सब्जेक्ट पर आप लोग ध्यान दें, तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं समझा रहा था आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज, और उसका अगला जो बिंदु है वह है परस्पर ऋण। समझिए इसको। पारस्परिक या परस्पर ऋण, कॉमन डेब्ट्स। यहां ऋण का तात्पर्य लोन से नहीं है बल्कि डेब्ट से है। समझिए इसका मीनिंग है जब विशेष फर्म या व्यक्ति से उधार माल क्रय व विक्रय दोनों व्यवहार किए जाते हैं तो वह देनदार व लेनदार दोनों सूची में शामिल हो जाता है। यही परस्पर ऋण है। बात को आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति या फर्म जिससे हम माल परचेज भी करते हैं और माल सेल्स भी करते हैं, लेकिन उधार, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति देनदारों की सूची में भी शामिल होगा और लेनदारों की सूची में भी शामिल होगा, लेकिन अंतिम खाते बनाते समय यह स्थिति उचित नहीं है। इसके लिए एडजस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। समझिए, अंतिम खाते बनाते समय दोनों सूची में एक व्यक्ति फर्म का नाम शामिल होगा, जो उचित नहीं है। यह बात मैंने आपको समझा दी है। जिस खाते का शेष कम है उस राशि का अन्य खाते में हस्तांतरण किया जाता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि हमें एक खाते को बंद करना है। कौन से खाते को? जिस खाते का अमाउंट कम है, ताकि उस खाते का बैलेंस दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाए और उस फर्म का एक ही खाता खुला रहे। नेक्स्ट बात है, बैलेंस शीट में उस राशि को देनदार व लेनदार दोनों में से लेस कर देते हैं। इस अमाउंट को हम लोग कम कर देते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, उस व्यक्ति को 20,000 का उधार माल बेचा, लेकिन उससे 15,000 का उधार माल परचेज कर लिया। तो जब आप उसके हिसाब का निपटारा करोगे तो नेचुरल है कि 15,000 रुपये लेस करके ही आप राशि प्राप्त करोगे। तो यह छोटा सा बिंदु है, आगे समझते हैं। इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसको देखिए। क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है CR, डेटर्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है CR बैलेंस, उसको तो हम कर देंगे डेबिट। देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखें जिस व्यक्ति का म्यूचुअल डेब्ट्स है। टू सन्ड्री डेटर्स, यहाँ भी पर्सनल अकाउंट अवश्य लिखें। तो बात बहुत सीधी सी है। क्रेडिटर का बैलेंस होता है CR, उसको कर दीजिए डेबिट, और डेटर का बैलेंस होता है DR, उसको कर दीजिए क्रेडिट। तो सेम एंट्री होगी चाहे किसी भी खाते को ट्रांसफर करें, लेकिन राशि वह लिखें जो दोनों में कम है। एक उदाहरण के द्वारा हम इस बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यवसाय के तलपट में टोटल डेटर्स 50,000, टोटल क्रेडिटर्स 30,000 लिखे हुए हैं। अब इनमें से एक देनदार है। समझिए, देनदारों में राजकुमार 5,000 रुपये से व लेनदारों में 2,000 रुपये से शामिल है। व्यक्ति है राजकुमार, जो डेटर्स कितने से? 5,000 से, और क्रेडिटर्स कितने से? 2,000 से। करना क्या है आपको समायोजन प्रविष्टि करनी है और चिट्ठे में इसका प्रभाव दर्शाना है। चलिए समझ लेते हैं इसको भी। इस प्रश्न में जो व्यक्ति है राजकुमार, वह क्रेडिटर्स भी है और डेटर्स भी है। तो क्रेडिटर्स तो है कितने से? 2,000 से, और डेटर्स कितने से हैं? 5,000 से। तो हम क्या करेंगे? कम राशि कौन सी है? कम राशि है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेटर्स में ट्रांसफर कर देंगे। और देखिए प्रविष्टि, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और राजकुमार का नाम लिख दीजिए, और ये अमाउंट हो गया कितना? 2,000। नरेशन देख लीजिए। बीइंग लोअर बैलेंस ऑफ राजकुमार ट्रांसफर्ड। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और असेट्स दो पक्ष हमारे सामने हैं। डेटर्स को लिखते हैं कहां पर? असेट्स में,
और क्रेडिटर्स को लिखते हैं लाइबिलिटीज़ में। तो ये टोटल डेटर्स जो है वो हमारा है 50,000 और इसमें से लेस कॉमन डेब्ट्स आप इसमें से लेस कर दीजिए और ये राशि लेस हो गई कितनी 2000 और लेस करने से राशि कितनी बार 48,000। इधर भी क्रेडिटर्स में लेस कॉमन डेब्ट्स 2000 लेस करके राशि आ गई 28,000। तो जो कम राशि है उस राशि को ट्रांसफर करते हैं और उसी अमाउंट को डेटर्स में से और क्रेडिटर में से कम कर देते हैं। तो यह था बिंदु कौन सा, कॉमन डेब्ट। अब समायोजन का एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझिए और यह बिंदु है जब ग्राहक को माल इस शर्त पर भेजा जाता है कि पसंद आने पर वह रखेगा और पसंद नहीं आया तो वापस लौटा देगा। तो वर्ष के अंत में इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि अगर माल बिक गया तब तो माल अगली पार्टी का हो गया, लेकिन अगर माल नहीं बिका तो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं इस बिंदु को। विक्रय या वापसी की शर्त पर माल ग्राहकों को भेजना, सेल ऑन अप्रूवल, पसंदगी पर माल बेचना। अब देखिए ऐसी स्थिति में दो सिचुएशन पैदा हो सकती है, कौन कौन सी समझिए। यदि वर्ष के अंत में स्वीकृति प्राप्त हो गई है, साल का एंड हो रहा है फाइनेंस ईयर और हमें इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, अगर स्वीकृति प्राप्त हो गई है तब भी दो स्थितियां पैदा होगी। पहली स्थिति ये है, माल भेजने की कोई प्रविष्टि अगर आपने नहीं किए तो ऐसी स्थिति में अब उधार माल बेचने की प्रविष्टि कर दीजिए। तो ये एंट्री हो गई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स और इसमें सेल्स प्राइस आपको लिखनी है। क्लियर। अब फाइनल अकाउंट में आप क्या करोगे, तो फाइनल अकाउंट में सेल्स में भी जोड़िए और डेटर्स में भी अमाउंट जोड़िए और यह अमाउंट होगा सेल्स प्राइस। दूसरी बात, माल भेजने की प्रविष्टि पूर्व में कर दी है। देखिए आपने जब माल भेजा तो उधार माल विक्रय की प्रविष्टि कर दी, अब वहां से स्वीकृति भी प्राप्त हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई प्रविष्टि नहीं करनी है। देखिए अन्य प्रविष्टि नहीं करनी है, न ही किस फाइनल अकाउंट में कहीं पर कोई समायोजन करना है। दूसरा जो बिंदु है, यदि वर्ष के अंत तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, वर्ष का एंड हो गया है और हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, अभी तक ऐसे माल के खरीदने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, तो फिर दो बातें होती है। नंबर एक बात, माल भेजने की कोई प्रविष्टि आपने पहले नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब आपका जो स्टॉक है उस व्यक्ति के पास पड़ा है, उसे आपको क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना है। तो इसकी एंट्री होगी, ऐसे माल की लागत को क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग और कॉस्ट प्राइस आपको लिखनी है। साथ ही कार्य करना है फाइनल अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक में इसको जोड़ दीजिए, यह कार्य आपको नहीं भूलना है। दूसरी बात, माल भेजने पर उधार विक्रय की प्रविष्टि की है। अब देखिए यहाँ पर आपने जो है उधार बेचने की प्रविष्टि कर दी और आगे से असहमति प्राप्त हो गई, तो सबसे पहले आपने जो उधार माल बेचने की प्रविष्टि की है उसको खत्म कीजिए विपरीत प्रविष्टि करके, और ये है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सेल्स प्राइस। क्लियर। साथ ही स्टॉक में शामिल कीजिए, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपको तीन काम करने हैं, डेटर्स में से लेस करना है, सेल्स में से लेस करना है और क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ना है। लेकिन ध्यान ये रखना है, सेल्स में और डेटर्स में सेल्स प्राइस होगी, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कॉस्ट प्राइस होगी। तो इस प्रकार से पसंदगी पर भेजे गए माल के संबंध में जैसी स्थिति हो वैसा ही आपको समायोजन करना है। एक उदाहरण के द्वारा इस बिंदु को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक व्यवसाय में वर्ष के अंत में विक्रय या वापसी पर भेजा गया माल जिसका विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस 5,000 रुपीज़ और लागत मूल्य है 4,000 रुपीज़, दोनों ही वैल्यूज आपको दिए हुए। आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां एडजस्टमेंट एंट्रीज और अंतिम खातों में मदें दर्शाइए।
दोनों ही बातें इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगी। पहली जो स्थिति है इसमें देखिए सहमति प्राप्त हो गई है, अर्थात ग्राहक ने कह दिया है कि यह माल मैंने रख लिया है। अब देखिए हमारे यहाँ पर परिस्थिति क्या पैदा होती है। सबसे पहले माल के विक्रय की प्रविष्टि नहीं की है, सबसे पहली बात। तो अगर माल के विक्रय की प्रविष्टि नहीं की है और उसने सहमति भेज दी है तो पहला कार्य है उधार माल विक्रय की प्रविष्टि कीजिए। देखिए इधर ये पहला बिंदु है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स प्राइस आपको इसके अंदर लिखनी है। अब देखिए फाइनल अकाउंट में हमें क्या करना है, डेटर्स में भी 5000 जोड़ने हैं और सेल्स के अंदर भी 5000 ऐड करने हैं। तो सेल्स जो मद है वो है ट्रेडिंग की, 1,05,000 यहाँ पर दिया है, ऐड सेल ऑन अप्रूवल 5000 और यह बाहर लिख दिया आपने 1,10,000। डेटर्स जो है वो बैलेंस शीट की मद है, तो बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति पक्ष में 85,000 डेटर्स और ऐड कीजिए सेल ऑन अप्रूवल 5,000 और अमाउंट बाहर लिख दिया अपन 90,000। दूसरे बिंदु को समझिए, यदि माल के विक्रय की प्रविष्टि कर दी है, समझिए इस बात को। देखिए माल हमने पसंद की शर्त पर भेजा, उसने सहमति दे दी है, हम प्रविष्टि कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रविष्टि पुस्तकों में नहीं होगी, अंतिम खातों में भी कहीं पर भी नहीं दर्शाएंगे। समझिए प्रविष्टि हो चुकी है, अतः कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं होगी और अंतिम खाते अप्रभावित रहेंगे। तो यह था पहला बिंदु जिसमें क्या था कि सहमति प्राप्त हो गई है, और सहमति प्राप्त होने के साथ साथ में दोनों स्थितियां प्रविष्टि कर दी है और प्रविष्टि नहीं की है। इसी बिंदु को हम समझते हैं दूसरे पॉइंट में, और पॉइंट हमारा यह है कि सहमति प्राप्त नहीं हुई है। अगर सहमति प्राप्त नहीं हुई है, साथ ही आपने एंट्री नहीं की है और एंट्री कर दी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या अंतर आएगा, अंतिम खातों में किस प्रकार दिखाएंगे, समझिए। अब अगर सहमति प्राप्त नहीं हुई है और पहले बिंदु को देखिए, माल के विक्रय की प्रविष्टि अभी तक नहीं की है, तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमें सेल्स की प्रविष्टि को रद्द करने की प्रविष्टि नहीं करनी है। तो करना क्या है, जो स्टॉक उसके यहाँ पड़ा है वह स्टॉक हमारे क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना है, तो उसकी प्रविष्टि कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसमें आप लिखिए कॉस्ट प्राइस। अब क्लोजिंग स्टॉक अंतिम खातों में ट्रेडिंग में भी आता है और बैलेंस शीट के अंदर भी आता है, तो दोनों में ही ऐड कर दीजिए। देखिए इसको, बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ऐड सेल ऑन अप्रूवल 4,000 ऐड कर दिया हमने। बैलेंस शीट में असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 60,000 और फिर से इसको ऐड कर दिया सेल ऑन अप्रूवल 4,000, 64,000। तो इस बिंदु को भी अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब यदि ग्राहक से सहमति प्राप्त नहीं हुई है लेकिन हमने उसकी विक्रय की प्रविष्टि कर दी है, तो आपको दो समायोजन प्रविष्टि करनी पड़ेगी। नंबर 1 सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यह है सेल्स को रद्द करने की प्रविष्टि, और दूसरी है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक में जो लागत मूल्य है वह शामिल करना है और वो है 4,000। यहाँ पर अमाउंट लिखने में आप गलती नहीं करें। फिर देखिए अंतिम खातों में, अंतिम खाते इसके आप स्वयं बनाइए। करना क्या है समझ लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से 5,000 रुपये लेस कर देवें, क्योंकि सेल्स को अपन ने यहाँ पर डेबिट कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 रुपये जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए क्लोजिंग स्टॉक इससे बढ़ गया है। ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस शीट में डेटर्स में से रुपये 5,000 लेस कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक इसमें ₹4,000 ऐड कर दीजिए। यह कार्य आपको इस स्थिति में अवश्य करना है। तो अच्छे से एडजस्टमेंट एंट्रीज की तैयारी कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको एक एक बिंदु समझ में अवश्य आएगा। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।